पानी पर चलने वाला आदमी और बीरबल की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से शोर मचने लगा। हट जाओ, हटो, रास्ता दो, खुदा का करिश्मा देखने आया हूं। सभी दरबारी चौंक उठे। दरवाजे से एक अजीब आदमी अंदर आया। सिर पर गीला कपड़ा, पैरों में चप्पलें जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी, और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने दरबार के बीच झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं जिसने पानी पर चलने की कला सीखी है। आपकी इजाजत हो तो मैं यमुना नदी पर चलकर दिखाऊं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। पानी पर चलने वाला इंसान, अगर यह सच है तो तू फकीर नहीं, खुद चमत्कार है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, आजकल चमत्कार जरा ज्यादा मिल रहे हैं, पर सच्चा चमत्कार पहचानना मुश्किल है। अकबर बोले, बीरबल, ये काम तुम्हें सौंपता हूं। अगर यह आदमी सचमुच पानी पर चलता है तो इसे इनाम दो, वरना। बीरबल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, वरना इसका झूठ उजागर करो, ताकि पूरा दरबार देखे सच्चाई किसे कहते हैं। अगले ही दिन पूरा दरबार यमुना किनारे इकट्ठा हुआ। वो आदमी आगे बढ़ा और सबकी नजरों के सामने वो सचमुच पानी पर चलने लगा। लहरें उसके पैरों के नीचे थी और वो आराम से नदी के बीच तक चला गया। अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, अब क्या कहोगे? ये तो चमत्कार है। बीरबल हल्के से मुस्कराया, जहांपनाह, अगर ये चमत्कार है तो इसकी सच्चाई कुछ देर में खुद सामने आ जाएगी। बस मुझे 1 घंटा दीजिए। बीरबल ने नदी के किनारे झुककर पानी को देखा, कुछ देर मिट्टी उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, कल इसी जगह हम इसे फिर बुलाएंगे, लेकिन नदी का पानी थोड़ा और गहरा करवाएंगे। अगले दिन जब वही आदमी आया तो बीरबल ने कहा, आज जरा बीच तक जाओ। दरबार देखना चाहता है कि क्या तुम्हारा चमत्कार दूरी से भी काम करता है। आदमी घबराया, लेकिन अकबर की आंखों के सामने पीछे नहीं हट सका। वो आगे बढ़ा और कुछ ही कदमों में छपाक पानी में गिर गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि यह धोखा है? बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, इसने पानी पर चलना नहीं सीखा था। इसने तो बस पत्थरों की कतार बिछा रखी थी, जिनके ऊपर पतली परत से मिट्टी और फूल रखे थे। जब मैंने कल रात पानी का बहाव बढ़वाया, पत्थर नीचे डूब गए और इसका चमत्कार भी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा जादू है। लेकिन तभी वही बीरबल अचानक बोला, जहांपनाह, लेकिन एक बात ने मुझे भी हैरान कर दिया है। अकबर चौंके, क्या? बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, कल रात जब मैं नदी के किनारे जांच कर रहा था, मैंने किसी को देखा जो हवा में खड़ा था और मेरे काम को देख रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या मतलब, कोई हवा में था? बीरबल ने सिर झुकाया, हां, जहांपनाह, वो आदमी न इंसान जैसा था, न फकीर जैसा। और उसने कहा, तुमने मेरे आदमी को पकड़ लिया, अब अगली बार मैं खुद आऊंगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, कौन था वो? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान दी, शायद वही जो खुद को कहता है बोलता घोड़ा का मालिक। और तभी दरबार के बाहर से गूंज उठी एक आवाज, मैं आया हूं, बीरबल। जारी रहेगा अगले भाग में। अकबर का बोलता घोड़ा और बीरबल की चाल। अकबर का बोलता घोड़ा और बीरबल की चाल। यमुना किनारे हुए उस रहस्यमय हादसे के बाद पूरा दरबार सन्न रह गया था। बीरबल ने बताया था कि रात में उसने किसी को हवा में खड़े देखा, और अब वही रहस्यमयी आवाज दरबार के बाहर से गूंज रही थी, मैं आया हूं, बीरबल। दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंदर आया एक आदमी, लंबा, चोगे में लिपटा, आंखों में अजीब सी चमक,
और उसके साथ था एक सुंदर सफेद घोड़ा। घोड़े की काठी पर सुनहरी कढ़ाई थी और माथे पर लगा लाल रत्न चमक रहा था। वो आदमी झुककर बोला, जहां पनाह, मैं हूं हकीम फजल, ईरान का दरबारी जादूगर। मैं आपके दरबार में अपने बोलते घोड़े के साथ आया हूं। ये घोड़ा इंसानों की भाषा समझता है और बोलता भी है। अकबर ने हैरानी से कहा, क्या ये भी कोई चमत्कार है बीरबल? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, अब तो दरबार चमत्कारों का घर बनता जा रहा है। पहले पानी पर चलने वाला आदमी, अब बोलने वाला घोड़ा। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन वो जादूगर गंभीर था। उसने कहा, मजाक न करे बीरबल, मेरा घोड़ा बोल सकता है। इसे जो भी सवाल पूछा जाएगा ये सटीक जवाब देगा। अकबर ने इशारा किया, तो चलो बीरबल, इसकी परीक्षा लो। बीरबल आगे बढ़ा और घोड़े के पास जाकर बोला, ओ बोलते घोड़े, बताओ तुमने आज क्या खाया? घोड़े ने एक हल्की हिनट की और तभी जादूगर ने कहा, यह कह रहा है कि इसे आज सुबह गाजर खिलाई गई। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बोले, अरे सचमुच ये बोलता है। कुछ बोले, शायद ये कोई दिव्य शक्ति है। फिर बीरबल ने एक और सवाल किया, अच्छा ओ घोड़े, अगर तू सच बोलता है तो बता, मैं कल रात कहाँ गया था? जादूगर मुस्कुराया। उसने कान घोड़े के मुंह के पास किया, फिर बोला, घोड़ा कहता है कि तुम कल यमुना किनारे मिट्टी में कुछ खोज रहे थे। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो वही बात कह रहा है जो कल हुई थी। बीरबल की आंखों में चमक आई। वो बोला, जहां पनाह, ये घोड़ा नहीं बोलता, बल्कि कोई और बोल रहा है, इसके कानों के जरिए। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल धीरे धीरे घोड़े के पास गया। उसने उसके कान में झांका, फिर एक पत्थर उठाकर उसके नीचे की जमीन पर मारा। धम, नीचे से निकली एक बारीक पाइप की नली। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस जादूगर ने जमीन के नीचे पतली पाइप डाली है, जो बाहर जाकर एक छोटे कमरे में पहुंचती है, जहां इसका साथी बैठा है और घोड़े के जवाब सुनाता है। अकबर हंस पड़े, तो ये भी धोखा हुआ। जादूगर सक्का गया। बीरबल बोला, जहां पनाह, सच बोलने वाले घोड़े नहीं होते, पर चालाक लोग जरूर होते हैं, जो आपकी जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। अकबर बोले, इसको सजा दो बीरबल। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, इसकी सजा मैं नहीं दूंगा, इसका घोड़ा देगा। घोड़ा? अकबर ने चौंक कर पूछा। बीरबल बोला, हां, इसे यमुना किनारे छोड़ दीजिए। जो पानी पर चला था वही घोड़े को पार करवाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जादूगर घबराकर भागा और दरबार में फिर वही हंसी और बीरबल की जीत। लेकिन उस शाम जब बीरबल अकेला अपने घर लौटा, उसने देखा उसकी मेज पर एक चिट्ठी रखी है। उस पर लिखा था, तुमने मेरे बोलते घोड़े को हरा दिया बीरबल, अब मिलो हंसते आईने से। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हंसता आईना, अब ये कौन सा चमत्कार है? और तभी आईने में उसका चेहरा झिलमिलाया और उसने देखा, आईने में उसका प्रतिबिंब हंस नहीं रहा था, बल्कि बोल रहा था। अब तेरा सामना मुझसे है बीरबल। जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और हंसता आईना। तो क्या ये हंसता आईना सचमुच कोई जादू था, या फिर किसी नए ठग की नई चाल? क्या बीरबल इस रहस्य को भी सुलझा पाएगा? जानिए अगले भाग में। शीर्षक, बीरबल और हंसता आईना, भाग 3, अंतिम भाग। रात का समय था। चांदनी महल के बागों में बिखरी थी। बीरबल अपने कमरे में बैठे उस अजीब आईने को देख रहे थे। वही आईना जो उन्हें दरबार में मिले रहस्यमयी खत के साथ मिला था। आईने में उनका प्रतिबिंब हिल रहा था। अचानक प्रतिबिंब ने हंसना शुरू किया। हा हा हा, बीरबल, तुम खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हो, पर आज तुम्हारी अक्ल का आईना मैं साफ कर दूंगा। बीरबल मुस्कराए, वाह, अब तो मेरा ही आईना मुझे चुनौती दे रहा है। प्रतिबिंब बोला,
मैं आईना नहीं हूं, उस जादूगर का बदला हूं जिसे तुमने आज दरबार में बेइज्जत किया था। ये जादुई आईना है जो देखने वाले के मन की सच्चाई दुनिया को दिखा सकता है। बीरबल ने आंखें तरेरी। मतलब, अगर कोई इसमें देखेगा तो उसका असली रूप दिखेगा? बिल्कुल, प्रतिबिंब ने कहा। और कल जब बादशाह इसमें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम गद्दार हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो कल ही इसका खेल खत्म करते हैं। अगले दिन दरबार में वही आईना लाया गया। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, इस आईने में जो झूठा है वो अपने असली रूप में दिखेगा। अकबर बोले, तो फिर सबसे पहले बीरबल देखे। बीरबल मुस्कराए और आईने में देखा। सभी दरबारी चौंक गए। आईने में बीरबल के पीछे अकबर का मुकुट दिखाई दे रहा था, जैसे वे उसे चुरा रहे हों। अकबर क्रोधित हो उठे, बीरबल, ये क्या है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अब आप खुद आईने में देखिए। अकबर ने देखा और आईने में वे खुद ही बीरबल को कैद करते दिख रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आईना झूठ नहीं दिखाता। ये दिखाता है जिससे देखने वाला सबसे ज्यादा डरता है। मैं डरता हूं कि कहीं आपकी नजरों में मैं गद्दार न लगूं, और आप डरते हैं कि कहीं मैं आपके खिलाफ न हो जाऊं। दरबार में सबकी सांसें थम गई। बीरबल आगे बोले, ये जादू नहीं, मन का खेल है, और जिसने ये चाल चली उसने हमारे मन की कमजोरी का फायदा उठाया है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, उस जादूगर को पकड़ो। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, रुकिए जहांपनाह, वो अब यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी असली चाल यही थी कि हम एक दूसरे पर शक करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। बीरबल, तुमने फिर एक झूठ को सच्चाई से मात दी। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आईना चाहे जादुई हो या साधारण, सच्चाई उसी में दिखती है जो देखने वाले के मन में साफ हो। मोरल, मोरल, झूठ की ताकत डर में छिपी होती है और सच्चाई की ताकत विश्वास में। अगर दिल साफ है तो कोई भी जादू, कोई भी आईना तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। बीरबल और 3 झूठे गवाहों की पहेली। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। एक तरफ अकबर बादशाह अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, दूसरी ओर दरबारियों की लंबी कतार। सभी चेहरे चमक रहे थे, लेकिन आज दरबार में कुछ अजीब सा तनाव था। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर रहा हो। अचानक दरवाजे पर सिपाही ने घोषणा की, जहांपनाह की अदालत में आज एक गंभीर मुकदमा पेश किया जाएगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन सा मुकदमा? सिपाही ने कहा, हुजूर, 3 आदमी आए हैं जो एक ही घटना के गवाह हैं, लेकिन तीनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराए, लगता है मामला मजेदार होगा। अकबर बोले, उन्हें अंदर लाओ। 3 गवाहों का प्रवेश। दरबार के दरवाजे खुले और 3 आदमी अंदर आए। पहला एक मोटा व्यापारी था, चेहरे पर घबराहट थी। दूसरा एक दुबला किसान, जिसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। तीसरा एक पुजारी जैसा आदमी, जो बार बार माथा झुकाकर भगवान का नाम ले रहा था। अकबर ने कहा, कहानी क्या है? मुख्य सिपाही बोला, जहांपनाह, ये तीनों गवाह हैं शाही बाजार की चोरी के, पर तीनों की गवाही अलग अलग है। अकबर बोले, पहले गवाह को बोलने दो। पहला व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा। चोर लाल पगड़ी पहने था और उसने मेरे सामने थैला उठाया और भाग गया। दूसरा किसान बोला, नहीं नहीं जहांपनाह, मैंने देखा। वो नीली धोती पहने था और उसके पैर में खड़ाऊ थी। तीसरा पुजारी हाथ जोड़कर बोला, भगवान की कसम, मैंने चोर को देखा। वो सफेद कपड़े पहने था और माथे पर तिलक था। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। अकबर बोले, तीनों की बात झूठ लगती है, पर कौन झूठ बोल रहा है ये पता लगाना मुश्किल है।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इन 3 झूठे गवाहों की सच्चाई बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, सच्चाई खुद इनकी जुबान से निकलवानी होगी। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने आदेश दिया, तीनों गवाहों को अलग अलग कमरों में ले जाया जाए। फिर उन्होंने कहा, मैं हर एक से वही सवाल 3 बार पूछूंगा और फिर उनके जवाबों का वजन करूंगा। सब लोग हैरान हो गए। अकबर बोले, सवालों का वजन? बीरबल बोले, जी, जहांपनाह, झूठ हमेशा भारी होता है और सच्चाई हल्की। अकबर मुस्कुराए, तो चलो देखते हैं तुम्हारा जादू। पहला गवाह, व्यापारी। बीरबल कमरे में पहुंचे। कहो व्यापारी जी, तुमने चोर को कहाँ देखा? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं दुकान बंद कर रहा था तभी देखा। चोर किस दिशा में भागा? उत्तर की ओर। और उसने क्या उठाया? सुनहरी कमरबंद। बीरबल ने सिर हिलाया और चले गए। दूसरा गवाह, किसान। किसान, तुमने क्या देखा? किसान बोला, मैं तो गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी देखा कि एक आदमी नीली धोती में भागा। कहाँ की ओर? पूर्व दिशा। क्या चुराया? सोने के सिक्के। बीरबल बिना कुछ कहे बाहर चले गए। तीसरा गवाह, पुजारी। पंडित जी, आपने क्या देखा? पुजारी बोला, मैं तो मंदिर जा रहा था, तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में दिखा। उसने रथ से कुछ उठाया और पश्चिम दिशा में भाग गया। बीरबल मुस्कराए। रथ से कुछ उठाया? रथ किसका था? पुजारी थोड़ा घबरा गया। वो राजकुमारी का रथ था। बीरबल ने गहरी नजर डाली और दरबार में लौट आए। बीरबल की दूसरी चाल। दरबार में आते ही बोले, जहांपनाह, मैंने तीनों की बातों में एक बात देखी। हर किसी ने चोर को अलग दिशा में भागते देखा, पर किसी ने यह नहीं बताया कि वो दरबार की ओर था या नहीं। इसका मतलब है तीनों झूठे हैं। अकबर बोले, पर असली चोर कौन? बीरबल बोले, हुजूर, यही तीनों हैं। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, तीनों? पर सबने खुद को गवाह बताया। बीरबल बोले, जी, पर मैंने इनसे जो पूछा था उसका जवाब इनकी आंखों ने दिया, जुबान ने नहीं। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल बोले, पहला व्यापारी ने कहा, चोर ने थैला उठाया, वो जानता था कि थैला कैसा था। दूसरे किसान ने कहा, उसके पैर में खड़ाऊ थी, वो इतनी दूरी से नहीं देख सकता था जब तक वो पास न हो। और तीसरे पुजारी ने कहा, उसने राजकुमारी का रथ लूटा, पर उसे ये कैसे पता कि रथ राजकुमारी का था जब तक वो पहले से जानता न हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तीनों असली चोर हैं। इन्होंने मिलकर चोरी की और एक दूसरे को गवाह बनाकर बचना चाहा। तीनों ने अलग अलग दिशा इसलिए बताई ताकि किसी एक पर शक न आए। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, तीनों को गिरफ्तार करो। जैसे ही सिपाही बढ़े, तीनों डरकर गिर पड़े और बोले, हुजूर, बीरबल सही कहता है, हमने मिलकर योजना बनाई थी। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने तो झूठ की गठरी खोल दी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, झूठ चाहे 3 हो या 100, वो सच्चाई की एक किरण के आगे टिक नहीं सकता। दरबार में हलचल और एक रहस्यमयी मोड़। अकबर ने हंसते हुए कहा, तीनों को जेल भेजो और बीरबल को 3 सोने के सिक्कों का इनाम दो। लेकिन जैसे ही सिपाही तीनों को ले जाने लगे, तीसरा पुजारी कुछ बुदबुदाया, हम तो बस चोरों के मुखौटे हैं, असली चोर तो महल के अंदर है। बीरबल का चेहरा पल भर को गंभीर हो गया। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? पुजारी मुस्कुराया, जिसने हमें ये योजना दी वही महल के भीतर रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, कौन है वो? पुजारी हंस पड़ा, बीरबल को खुद पता लगाना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति दरबार में आज भी मौजूद है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस चौथे चेहरे की तलाश कल शुरू करूं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये खेल तुम्हारे हवाले है।
पर याद रखना, झूठ के पीछे सच का चेहरा कभी दूर नहीं होता। बीरबल झुके, हुजूर, अब सच की चौथी परत खोलनी बाकी है। मोरल, सीख, झूठ चाहे कितने ही चेहरे पहन ले, सच्चाई की नजर हमेशा उसे पहचान लेती है। बुद्धि का असली बल उस नजर में है जो शब्दों के पीछे छिपे इरादे को पढ़ सके। लिख दूं? बीरबल और 7 रंगों वाला रहस्यमय पत्थर। फतेहपुर सीकरी की रात थी। महल की छत पर ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में चांद चमक रहा था। अकबर अपने महल की खिड़की से तारों को देख रहे थे। तभी एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में दौड़ता आया। जहां पनाह, हमारे उत्तर के जंगलों में एक रहस्यमयी पत्थर मिला है जो 7 रंगों में चमकता है। अकबर चौंक उठे। 7 रंगों वाला पत्थर? क्या कोई रत्न है या जादू की चीज? सैनिक बोला, हुजूर, जो भी उसे देखता है वो हंसने लगता है और फिर चुपचाप सो जाता है। ये सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सुबह उस पत्थर को दरबार में लाया जाए। सुबह होते ही दरबार में भीड़ लग गई। सैनिकों ने एक लाल मखमली कपड़े में लिपटा हुआ चमकता पत्थर लाकर रखा। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, एक पत्थर निकला जो सचमुच 7 रंगों में झिलमिला रहा था। कभी नीला, कभी हरा, कभी सुनहरा। अकबर बोले, वाह, ये तो किसी देवता की भेंट लगता है। बीरबल मुस्कराए, या किसी ठग की चाल भी हो सकती है, हुजूर। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी शक की बीमारी कभी नहीं जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, बीमारी नहीं, एहतियात है। जो चमके वो सोना नहीं होता। अकबर ने पत्थर की ओर देखा। थोड़ी देर में उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फिर वे धीरे धीरे हंसने लगे, फिर ठहाके लगाने लगे और अचानक उनकी आंखें झपक गई और वे कुर्सी पर झपकी लेने लगे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक पल में हंसी, दूसरे पल में नींद। सैनिक घबरा गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने तुरंत पर्दा डलवाया और अकबर को ठंडे पानी के छींटे से जगाया। अकबर नींद से उठे। क्या हुआ? बीरबल बोले, हुजूर, वही हुआ जो हर चमक के पीछे होता है, धोखा। बीरबल ने पत्थर को कपड़े में लपेटा और कहा, जहां पनाह, अब इस पत्थर की सच्चाई मुझे अकेले पता करने दीजिए। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, सावधान रहना, इसका असर अजीब है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी हंसी की नींद मेरी चिंता की दवा बन चुकी है। बीरबल पत्थर को लेकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने उसे दीपक के नीचे रखा। थोड़ी देर में पत्थर हल्का हल्का चमकने लगा। बीरबल ने ध्यान से देखा। हर रंग के साथ अलग अलग आकृति बन रही थी। नीले रंग में एक नाचती आकृति, हरे रंग में एक हाथी की परछाई, पीले रंग में एक हंसता चेहरा और लाल रंग में एक डरावनी आंखें। बीरबल ने बुदबुदाया, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये किसी के मन का खेल है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस पत्थर का रहस्य जान लिया? बीरबल बोले, हुजूर, नहीं, अभी पूरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये पत्थर मन के 7 भाव दिखाता है। 7 भाव? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जी, हंसी, गुस्सा, डर, लोभ, मोह, नींद और सत्य। अकबर बोले, तो फिर इसे राज्य के विद्वानों के पास ले चलो। बीरबल बोले, पहले इसे आजमाते हैं, हुजूर। अगर मैं गलत हुआ तो मैं खुद सजा पाऊंगा। बीरबल ने पत्थर को बीच दरबार में रखा। फिर 7 लोगों को बुलाया। एक व्यापारी, एक सैनिक, एक साधु, एक बच्चा, एक औरत, एक चोर और खुद अकबर। पहले व्यापारी ने पत्थर को देखा। रंग सुनहरा हुआ। वो मुस्कराया और बोला, ये तो सोने जैसा है। बीरबल बोले, लोभ। फिर सैनिक ने देखा, पत्थर लाल हुआ। सैनिक गरजा, ये मेरा शौर्य है। बीरबल बोले, गुस्सा। फिर साधु ने देखा, रंग नीला हो गया और वो ध्यान में चला गया। बीरबल बोले, मोह।
बच्चे ने देखा पत्थर हरा हुआ और वो खिलखिलाने लगा। बीरबल बोले, हंसी। औरत ने देखा पत्थर गुलाबी चमकने लगा और वह मुस्कराई। बीरबल बोले, प्रेम। चोर ने देखा पत्थर काला हुआ और वो डरकर पीछे हट गया। बीरबल बोले, भय। आखिर में अकबर ने देखा पत्थर पारदर्शी हो गया। बीरबल बोले, सत्य। अकबर बोले, बीरबल, ये तो अद्भुत है, लेकिन ये बना किसने? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये किसी साधारण इंसान का बनाया हुआ नहीं। ये एक विद्रोही साधु का जादुई पत्थर है, जिसने 7 रंगों में 7 भावों को बंद कर दिया था। कहते हैं, जो व्यक्ति इस पत्थर में अपना असली रंग देख लेता है, वही स्वयं को जान पाता है। अकबर ने कहा, तो क्या हमें इससे डरना चाहिए? बीरबल बोले, नहीं, इससे सीखना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पत्थर का उपयोग किसी युद्ध या लालच के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हाथों में गया तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। अकबर ने पूछा, तो इसका क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को 7 रंगों की किरणों में बांट दो। हर किरण को एक मंदिर, एक नदी, एक किसान, एक सैनिक, एक विद्वान, एक स्त्री और एक बच्चे में बांट दो, ताकि 7 रंग फिर से 7 जीवन बन जाए। अकबर ने वही किया। जैसे ही पत्थर को सूर्य की किरणों में रखा गया, वो टूटकर 7 रंगों में बिखर गया और पूरा महल इंद्रधनुष जैसा चमक उठा। रात को अकबर ने देखा, आकाश में इंद्रधनुष जैसा प्रकाश चमक रहा है, जबकि रात थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या ये वही पत्थर की रोशनी है? बीरबल मुस्कराए, नहीं, जहांपनाह, ये आपकी आत्मा की रोशनी है, जो अब 7 भावों से मुक्त हो चुकी है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो सच में उस पत्थर से भी ज्यादा चमकते हो। मोरल, सच्चा रत्न वो नहीं जो चमके, बल्कि वो जो मन के अंधेरे को 7 रंगों से रोशन कर दे। बुद्धि वही है जो हर रंग में सच्चाई देख ले। क्या कभी आपने सुना है कि 2 राजा एक ही मुकुट के मालिक हों? नहीं ना। पर अगर मुकुट सिर्फ सोने का न हो, बल्कि सम्मान, अधिकार और पहचान का प्रतीक हो, तो उसका मालिक कौन होगा? यही कहानी आज दरबार में खुलने वाली है। एक उजली सुबह अकबर के दरबार में 2 शानदार वस्त्रों वाले 2 व्यक्ति आए। दोनों के सिर पर राजसी साफा, चाल में शेर की सी ठाठ, और दोनों की जीभ पर एक ही वाक्य, ये मुकुट मेरा है। उनके पीछे एक चमकता सोने का अनमोल और रत्न जड़ा मुकुट एक लाल मखमली थाल में रखा था। दरबार एक पल को मौन, सबकी निगाहें बीरबल पर। पहला राजा बोला, ये मुकुट मेरे दादा का है, वो मेरी वंश परंपरा की निशानी है। दूसरा राजा तुरंत बोला, और मैं कह रहा हूं कि ये मुकुट मेरे पिता ने बनाया था। मेरे राज्य में इस मुकुट को 2 पीढ़ियों से मुख्य सिंहासन पर रखा जाता था। दोनों की गर्जन, दोनों की बातें सही लगती, पर सच सिर्फ एक। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने मुकुट को ध्यान से देखा। मुकुट चमकता था, पर बहुत पुराना था। उसमें लगी रत्नों की सजावट 2 अलग अलग शैली की थी, जैसे कि ये मुकुट 2 कहानियों का संगम हो। बीरबल की आंखें झिलमिलाई, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीरबल दोनों राजाओं को दरबार के बगीचे की ओर ले गया। वहां एक बहुत पुराना पर मजबूत आम का पेड़ था। बीरबल बोला, जो सच बोल रहा होगा, ये पेड़ उसे जानता है। सब चकित, राजा, मंत्री, सिपाही, सब। पहला राजा पेड़ के पास गया और अपने दावे को दोहराया। दूसरा राजा भी। पेड़ चुप, लेकिन बीरबल हंस पड़े। पेड़ ने कुछ कहा नहीं। बीरबल। अकबर बोले। बीरबल ने उत्तर दिया, पर मैंने देख लिया। बीरबल ने कहा, मुकुट न पूरी तरह पहले राजा का है, न पूरी तरह दूसरे का। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। मुकुट एक समय 2 राज्यों की मित्रता का प्रतीक था।
ये दोनों की साझी धरोहर था। पर कुछ समय बाद राजनीति की आग में ये याद जल गई और मुकुट संपत्ति बन गया। दोनों राजा एक दूसरे को घूरने लगे। अब बहस और बढ़ सकती थी, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया। इस मुकुट का मालिक वो नहीं जो इसे दावा करे, बल्कि वह जो अपने सिर पर इसे रखने के बाद सबसे पहले इसे उतार दे। दरबार मौन। पहला राजा आगे आया, मुकुट लिया, सिर पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, देखो, ये मुझे शोभा देता है, मैं ही मालिक हूं। दूसरा राजा भी वैसा ही बोला, मुकुट तो मेरे ही सिर के लिए बना है। दोनों ने मुकुट को उतारने की बात तक नहीं की। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जिसे मुकुट में सम्मान दिखा वो योग्य, जिसे मुकुट में अधिकार दिखा वो अयोग्य। अकबर ने धीरे धीरे मुकुट उठाया और तीसरे व्यक्ति को दिया, जो अब तक चुपचाप खड़ा था। दोनों राज्यों का सेनापति, जिसने कभी मुकुट की बात तक नहीं की। दोनों राजाओं के चेहरे घबरा उठे। दरबार के द्वारों पर ढोल बजने लगे। एक दूत हाफते हुए अंदर आया। जहांपनाह, बाजार में एक और मुकुट मिल गया है और उस पर लिखा है, जिसने पहले मुकुट को देखा वही दूसरा ढूंढ लेगा। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। क्या कहीं एक और असली मुकुट छिपा हुआ है? और किसने ये पूरी योजना रची? जारी रहेगा। भाग 2, सोने का दूसरा मुकुट और गुमशुदा वंश का रहस्य। दरबार में दूत की आवाज गूंज चुकी थी। बाजार में दूसरा मुकुट मिला है। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। पहला मुकुट अभी भी सेनापति के हाथ में चमक रहा था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या चाल है? 2 मुकुट कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये मुकुट सोने का है, पर इसका मूल्य सोने में नहीं, उस कहानी में है जिससे ये जन्मा है। बहुत समय पहले अरब के 2 राज्य आपस में बैर रखते थे। सीमा पर हर साल युद्ध, हर साल खून। फिर दोनों राज्यों के राजाओं ने तय किया, अगर हमारी संतानें मित्र बन जाए तो आने वाली पीढ़ियां शत्रु नहीं होंगी। दोनों ने मिलकर एक ही तरह के 2 मुकुट बनवाए। एक मुकुट एक राज्य के राजकुमार को दिया गया, दूसरा मुकुट दूसरे राज्य के राजकुमार को। 2 मुकुट, एक दोस्ती। लेकिन समय बदलता है। राजा बदले, मंत्री बदले और याद धोखों में खो गई। अब दोनों मुकुट बिछड़ गए थे और दोनों राजवंश अपने अपने मुकुट को असली मानने लगे। दूसरा मुकुट कोई और नहीं, उसी नौकर ने चुराया था, जो पहले व्यापारी की तिजोरी वाले मामले में पकड़ा गया था। नौकर ने स्वीकार किया, मुझे चोर ने नहीं, बल्कि एक चतुर व्यापारी ने पैसे देकर ये मुकुट बाजार में छिपाने को कहा था, ताकि मुकुटों का झगड़ा कभी खत्म न हो और दोनों राजाओं का व्यापार मेरे मालिक के साथ चलता रहे। अकबर की आंखों में क्रोध चमका और तभी दरबार के पीछे से एक चुस्त, नुकीली दाढ़ी वाला व्यापारी घबराकर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वो हकलाते हुए बोला, मैंने सोचा 2 राज्यों में मुकुट को लेकर झगड़ा चलता रहेगा, युद्ध की आशंका बनी रहेगी और हथियार, अनाज, कपड़े, सबका व्यापार मैं कमाऊंगा। बीरबल धीरे से बोला, यही है गद्दार। राजा की लड़ाई समझ में आती है, पर जब जनता का आदमी अपने ही देश और पड़ोसी देश दोनों में कमाई के लिए नफरत बोता है, यह सबसे बड़ा अपराध है। अकबर ने कहा, तो अब दोनों मुकुट किसके? बीरबल ने उत्तर दिया, 2 मुकुट, 2 राज्य। झगड़ा तब होता है जब लोग ये पूछते हैं, मेरा क्या? शांति तब होती है जब लोग ये समझते हैं, हमारा क्या? दोनों राजाओं की आंखें नम हो गई। दोनों ने मुकुट उठाए और सिर पर नहीं, एक दूसरे के सामने झुककर मित्रता का प्रण लिया। सेनापति ने मुकुट वापस दोनों को सौंप दिए। व्यापारी को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। दरबार में मौन था, पर यह मौन डर का नहीं, सम्मान और समझ का था। कहानी का मुहूर्त बटा संदेश, मुकुट सोने का नहीं होता,
मुकुट उस सोच का होता है जो सबको जोड़ दे, बांट न दे। एक दिन आगरा की भीड़ भाड़ वाली सब्जी मंडी के पीछे तंग गलियों से सटा हुआ एक बाजार था, बड़ा चौक। वही दो मशहूर दुकानदार थे, लाला घनश्याम दास और मियां करीम बख्श। दोनों की दुकानें आमने सामने थी और दोनों की दीवारों पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सामान बेच दिया, वापसी नहीं। लोग दूर दूर से आते, बोरियों में सामान भरवाते और जरा सी शिकायत पर बिल के नीचे उस लाइन की तरफ उंगली दिखाई जाती, पढ़ लेना था जनाब, हमने सामान बेच दिया। मजे की बात यह कि दोनों की दुकानें एक दूसरे से बरसों से प्रतिस्पर्धा करती रही थी। घनश्याम दास के यहां मिश्री, इलायची, महंगी सूखा मेवा और कांच की बोतलों में चमचमाता गुलाब जल मिलता। दूसरी ओर मियां करीम बख्श के यहां तेल मसाले, इत्र अत्तर और शरबत की शीशियां। जो भी ग्राहक किसी एक पर शिकायत करता, वो दूसरे को आजमाता, और जब दूसरे से ठगा जाता तो दोनों मिलकर हंसते, अरे भाई, सामान बेच दिया, अब क्या करें। इसी सामान और सामान के खेल में एक दिन बवाल बड़ा हो गया। काशी से आए व्यापारी शिवधर साहा ने दरबार में फरियाद की, जहां अपना, मैं काशी के लिए सफेद कस्तूरी और केसर लेने आया था। घनश्याम ने मुझको शुद्ध कस्तूरी के नाम पर नाखून पीसकर घोल दिया और करीम बख्श ने केसर की डिब्बी में रंगी सुंगी रुई भर दी। जब मैंने शिकायत की तो दोनों ने बिल दिखाकर कहा, सामान बेच दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? दरबारियों ने आंखें तरेरी। अकबर बादशाह का माथा तन गया। बीरबल, ये सामान बेच दिया का कैसा मायाजाल है? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, ये एक शब्द का खेल है। सामान यानी वस्तु और समान यानी एक जैसा, दोनों का उच्चारण मिल जाता है। शातिर लोग इसी से फायदा उठाते हैं। इजाजत हो तो इन दोनों दुकानदारों की असलियत आज ही सामने कर दूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुरंत। बाजार में पहला मंजर। दोपहर को ही शाही ऐलान हुआ, आज शाम बड़ा चौक में दरबार लगेगा। राजपरख में जिनका माल खरा निकला उन्हें इनाम, और नकली निकला तो सजा। लोग झुंड के झुंड मुड़े। घनश्याम दास ने चमकता दुपट्टा ओढ़ लिया, करीम बख्श ने इत्र छिड़का और मुस्कराए, आज तो नाम होगा। बीरबल हल्के हल्के कदम रखते हुए पहुंचे तो उनके साथ दो खास संदूक थे। एक पर लिखा आजमाइश, दूसरे पर समान। दोनों दुकानदारों ने पढ़ा समान। चेहरों पर हल्की सी खुशी तैर गई, लगा कि आज वही पंक्ति उनके काम आएगी। बीरबल ने कहा, पहले कस्तूरी केसर का मामला। घनश्याम, अपनी कस्तूरी लाओ, और करीम बख्श, अपनी केसर की डिब्बिया। दोनों ने बढ़ चढ़कर माल रखा। बीरबल ने अपने संदूक आजमाइश से 3 चीजें निकाली, एक चमड़े का छोटा सा थैला, एक पतली सी चांदी की सुई और एक कटोरी दूध। भीड़ में कानाफूसी उठी, अब क्या होगा? कस्तूरी की असल परख। बीरबल बोले, चमड़े में बंधी हो तो पानी छोड़ेगी, नकली, नाखून का गिलावा तो पानी में स्याही की तरह घुलकर बदरंग कर देगा। थैला भीगाया गया, पानी में बहुत हल्की सी खुशबू फैल गई, रंग नहीं छूटा, ये असली था। फिर घनश्याम की कस्तूरी थैले में रखी गई। कुछ ही देर में पानी स्लेटी पड़ गया, झाग उठा। भीड़ से आवाज आई, अरे ये तो रंग छोड़ रहा है। घनश्याम दास का चेहरा उतर गया, महाराज, ये तो नौकर ने मिलावट कर दी होगी। बीरबल मुस्कराए, अभी तय करेंगे समान और सामान का फर्क। अब केसर की बारी। बीरबल ने दूध की कटोरी में चांदी की सुई डाली और करीम की केसर की 3 रेशे उस सुई पर रखकर हिलाए। दूध तुरंत हल्का पीला नहीं हुआ, बल्कि ऊपर ऊपर झिल्लियों सा रंग तैरने लगा और नीचे रुई के तंतु दिखे। नकली केसर। बीरबल ने कहा, असली हो तो एक धागा भी दूध को धीरे धीरे सुनहरा कर देता। रंग घुलता वह, तैरता नहीं। भीड़ हाय हाय कर उठी। दोनों दुकानदार एक साथ बोले, हुजूर, हमने तो समान
बेचा है। लिखा हुआ है ना? बीरबल ने सहजता से पूछा। बताओ, तुम्हारी दीवार पर जो लिखा है उसमें सामान, वस्तु लिखा है या समान एक जैसा? दोनों ने हकलाकर कहा, जो जो समझो। बीरबल ने संदूक सामान खुलवाया। उसमें से निकली दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली बोरियां, सुरती की तरह बंधी, वजन में लगभग बराबर, ऊपर एक ही रंग की मुहर, राजपरख। अब खेल शुरू। बीरबल बोले, इन बोरियों में से एक में गेहूं है, दूसरी में चना। दोनों का रंग करीब करीब एक जैसा और वजन भी लगभग समान। आप दोनों दुकानदार जोर देकर कह रहे हो सामान बेच दिया, तो लीजिए, आज दरबार आपसे सामान खरीदेगा। घनश्यामदास हंसे। महाराज, मैं तो सूखे मेवों का व्यापारी हूं, अनाज नहीं। करीम बख्श बोला, मैं मसाला चीन हूं, ये बोरे दोरे मेरे बस के नहीं। बीरबल ने आदेश दिया, दुकानदार होकर अगर सामान का अर्थ अपने फायदे में मोड़ते हो तो आज सामान का दंड भी भुगतो। एक बोरी आप, मोल वही जो बाहरी वजन से लगेगा, बिना खोले। बाद में पता चलेगा कि किसने क्या खरीदा। भीड़ ठहाके लगाने लगी। दोनों ने बोरियां तौली, वजन बराबर बराबर निकला। दोनों ने अपनी अपनी दुकान पर रख दी। मन में खटका, कहीं चाल न हो। बीरबल की चालाक जांच। रात होने से पहले बीरबल ने अपने दो विश्वस्तों दत्तू पहलवान और गोविंद वैद्य को बुलाया। दत्तू, घनश्याम की दुकान के बाहर जो पाटिया है उसके नीचे 2 मुट्ठी चूना फैला देना, इतना कि रात में अगर कोई बोरी खिसकाए तो निशान रह जाए। गोविंद, करीम की दुकान के पास जो कच्ची नाली है उसमें सरसों के दानों की पतली लकीर बिछा देना। हवा नहीं उड़ाएगी, पर पैर पड़ते ही बिखर जाएगी। दोनों ने सिर झुकाया। दूसरी तरफ बीरबल ने दोनों दुकानदारों को एक एक छोटी सी पर्ची लिखकर भिजवाई। सुना है कल शहर के दीवान एक जैसे माल की बोली लगाने वाले हैं। जो भी कल सुबह सबसे पहले सामान पहुंचाएगा, काम उसी का। पर्ची पढ़ते ही दोनों के कान खड़े। सामान? वही तो। सोचते सोचते दोनों बेचैन हुए। रात गहराई। बड़ा चौक अंधेरे में डूबा। तभी 2 परछाइयां अपनी अपनी दुकानों से फिसलती दिखाई दी। घनश्यामदास ने बोरी को थोड़ा सा हिलाया। नीचे से खरखराहट, चूना छिटक गया। उसे पता न चला। करीम बख्श ने अपनी बोरी सरकाई। नाली में सरसों के दाने टूटकर फैल गए। उसे क्या मालूम। सुबह होते ही बीरबल, दत्तू और गोविंद पहुंचे। उन्होंने पाटिये का कोना उठाकर चूने पर पड़े पैर के निशान दिखाए। नाली के किनारे बिखरे दाने दिखाए। भीड़ वाह कर उठी। श्रीमान दुकानदारों, बीरबल बोले, रात में किस सामान को बदलने निकले थे? डर था न कि बोरी में गेहूं खुलवा दिए जाएंगे और असलियत पकड़ी जाएगी। दोनों मुंह लटकाकर बोले, नहीं, हम तो। बीरबल ने दोनों बोरियां शाही चौकी पर खुलवाई। घनश्याम की बोरी से चना निकला, करीम की से गेहूं। मगर घनश्याम के चने में बारीक पत्थर मिश्रित और करीम के गेहूं में रेत। ये समान है? बीरबल का स्वर हल्का मगर चुभन भरा था। अच्छा, अब तीसरी परत खोलते हैं। उन्होंने 2 छोटे डिब्बे निकाले। एक पर लिखा नैसर्गिक रंग, दूसरे पर रासायनिक घोल। करीम की केसर की डिब्बी से रुई के तंतु निकले, जिन्हें हल्की सी अम्ल की बूंद पर रखकर बीरबल ने दिखाया। रंग उड़ गया, बदबू उठी। घनश्याम की कस्तूरी को सुई की नोक से खुरचा, नाखूनों सा धूल झरने लगी। जनाब, बीरबल ने हंसकर कहा, आप दोनों ने जनता को समान की भाषा से उलझाया। अब समान शब्द का अर्थ मैं लिखता हूं। जैसा दिखाया वैसा दिया। और सामान, जिस वस्तु का सौदा तय हुआ, वही गुणवत्ता में उचित मात्रा में दिया। क्या तुम दोनों ये दावा कर सकते हो कि तुम्हारे बिल पर छपी पंक्ति इन दोनों अर्थों पर खरी उतरती है? दोनों खामोश। भाषा का जाल और कानून की रस्सी।
बीरबल ने दरबार के सामने एक छोटा सा तख्ती पर टांग दिया। उस पर 2 वाक्य लिखे थे। 1, सामान बेच दिया, वापसी नहीं। 2, सामान बेच दिया, वापसी नहीं। और नीचे दोनों अलग है। एक में वस्तु की बात, दूसरे में गुणवत्ता की। दोनों को मिलाकर ग्राहक को मूर्ख बनाना अपराध है। परंतु उन्होंने नरमी से कहा, दुकानदारों की रोजी रोटी भी जरूरी है। कोई ग्राहक तुच्छ कारण से वापसी मांगे, मन बदल गया, तो व्यापारी को भी हक है इनकार का। तो हल ये है, उन्होंने नया नियम सुनाया। बिल पर साफ लिखा होगा, दिखाया गया माल परखा गया, इसी के समान गुणवत्ता मात्रा में दिया गया। नीचे ये पंक्ति, सिर्फ दोष मिलावट वजन घटतौली पाए जाने पर वापसी बदलाव मान्य। और दोनों दुकानदारों को राजपरख की मुहर वाले बाटतौल और परख परीक्षा की किताब रखनी होगी, जहां हर बड़े सौदे की प्रविष्टि हो। भीड़ ने ताली बजाई। घनश्याम और करीम हतप्रभ, हमारी चाल उल्टी कैसे पड़ी। चाल का दूसरा अंक, सामान की नीलामी। बीरबल ने उसी समय एक और दिलचस्प ऐलान कर दिया, आज शाम सामान की नीलामी होगी। 2 तरह के पैकेट होंगे, एक पर सामान, दूसरे पर सामान। जो व्यापारी भाषा समझता है वही सही बोली लगाएगा। शाम ढली, चौराहे पर ऊंची चौकी, मशाले जल उठीं। 2 कतारें, एक में मसाले मेवा के पैकेट, दूसरी में परखा हुआ नमूना और उसी का समान पैकेट। पहली बोली घनश्याम ने लगाई, मैं ये सामान का पैकेट 5 स्वर्ण में लेता हूं। बीरबल मुस्कराए, ठीक, पर पहले इसके सामान का नमूना देख लो। नमूना खोलते ही खट्टापन, किशमिश में नमी और बू। घनश्याम पीछे हटे, ये तो खराब है। तो सामान का पैकेट क्यों लोगे? घनश्याम चुप। करीम आगे आए, मैं सामान वाला लूंगा, जिसके साथ नमूना परखा हुआ है। बीरबल ने नमूना सूंघा, देसी घी में भुना जीरा, खुशबूदार, और समान पैकेट का वजन दाना एक जैसा निकला। शाबाश, बीरबल बोले, कला यही है, सामान को सामान से अलग पहचानना। लोग हंसते, सीखते रहे, पर घनश्याम और करीम के चेहरों पर चिंता, भीड़ का भरोसा हाथ से निकला जा रहा था। तीसरा अंक, 2 दुकानदार, एक चाल। डरपोक मन अक्सर जोर से बोलता है। अगले दिन सुबह खबर उड़ी, घनश्याम और करीम रात में किसी गुप्त स्थान पर मिले हैं। दत्तू पहलवान ने बताया, दोनों श्याम घाट की पुरानी कोठरी में योजना बना रहे थे। बाजार की डोरी फिर अपने हाथ में कैसे आए? बीरबल ने कहा, चलो सुन आते हैं उनकी सामान वाली नई नीतियां। कोठरी के पास खिड़की से धीमी आवाज सुनाई दी, घनश्याम, हम दोनों अलग अलग पकड़े गए, अब साथ खेलना होगा। करीम, क्या सोचते हो? घनश्याम, शहर में एक झूठी खबर फैलाओ, राजपरख के बाट नकली है, फिर सब ग्राहक उलझेंगे। हम कहेंगे हमारे यहां पुराने समान नियम पर ही माल मिलेगा। करीम, और अगर फिर पकड़ लिए गए? घनश्याम, तो समान का सहारा, हम यही तो लिखते हैं। दोनों हंसे। बीरबल ने दरबार बुलवाया, तीसरे दिन की परीक्षा। उन्होंने कहा, आज समान के अर्थ पर अंतिम फैसला जनता खुद करेगी, पर सबूत मैं दूंगा। अंतिम परीक्षा, खुली अदालत, बंद तर्क। बड़ा चौक फिर सज गया। बीरबल ने 3 मेजें लगवाई। 1, परख मेज, जहां असलीन कली की परख होगी। 2, भाषा मेज, जहां समान और सामान की परिभाषा साफ लिखी होगी। 3, न्याय मेज, जहां नुकसान झेल चुके ग्राहक बैठेंगे और उनके बिल माल की जांच होगी। पहली मेज पर घनश्याम करीम के माल की परख शुरू हुई। कस्तूरी, केसर, इलायची, इत्र, हर चीज में कहीं न कहीं मिलावट। दूसरी मेज पर भाषा पट पर लोग उंगली रख रख कर पढ़ते, अरे हमें तो फर्क ही नहीं पता था। तीसरी मेज पर शिवधर शाह और 10 ग्राहक। किसी की जेठी बिटिया की डोली में बदबूदार इत्र गया, किसी के तीर्थयात्रा का प्रसाद नकली केसर से रंगा।
लोगों की शिकायतें फड़फड़ाते पर्चों की तरह मेज पर उड़ने लगी। तभी बीरबल ने भीड़ से कहा, जो भी ये माने कि समान और सामान की आड़ में धोखा हुआ, वो हाथ उठाए। हाथों का सैलाब उठ गया। और जो माने कि व्यापारी को भी सुरक्षा चाहिए, कि अगर ग्राहक तुच्छ कारण से वापस करना चाहे तो उनका नुकसान न हो, वह भी हाथ उठाए। कई ग्राहकों ने भी हाथ उठाया। सही है। तो फैसला ये, बीरबल ने घोषणा की। सामान बेच दिया, वापसी नहीं लिखना गैरकानूनी है, क्योंकि ये अस्पष्ट है और ग्राहक को भ्रमित करता है। नया मानक वाक्य, दिखाए परखे गए नमूने के समान गुणवत्ता व मात्रा का सामान दिया गया। दोष मिलावट घटतौली पाए जाने पर वापसी बदलाव मान्य, अन्यथा नहीं। दोनों दुकानदारों को जुर्माना, पिछले महीने के सभी विवादित बिल शून्य और जिन ग्राहकों ने नुकसान झेला है उन्हें दोगुना क्षतिपूर्ति। आगे से बाजार में राजपरख की सार्वजनिक किताब रहेगी। कोई भी देख सकेगा कि किस दिन किस माल की जांच हुई। घनश्याम और करीम के चेहरे फीके पड़ गए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, चालाकी भाषा से नहीं, ईमान से करो, वरना भाषा रस्सी बनकर गले में ही पड़ेगी। कहानी का मीठा मोड़। दंड के बाद भी बीरबल का मन सख्त न था। उन्होंने दोनों को अलग से बुलाया। तुम दोनों में हुनर है। घनश्याम, तुम्हारे पास सूखी चीजों को ठीक से रखने का सलीका। करीम, इत्र तेल की नापतौल की समझ। अगर तुम मिलावट छोड़कर एक ईमानदार साझेदारी बनाओ, सामान और समान दोनों का सही अर्थ निभाओ, तो जनता फिर से तुम्हारा विश्वास करेगी। दोनों ने शर्म से सिर झुका लिया। अगर हमें एक अवसर मिले, हुजूर, घनश्याम बोला। मिलावट छोड़ो, नमूना खुला रखो, परख हर तीसरे दिन कराओ, तो मैं खुद तुम्हारी दुकान पर पहली खरीद करूंगा। बीरबल ने कहा। एक सप्ताह बाद बड़ा चौक चौंक उठा। दोनों दुकानों पर नई तख्तियां टंगी थी। सामान वही, जैसा देखा और परखा। सामान की गारंटी, नमूना साथ, किताब खुली। अब बिल के नीचे ये पंक्ति छपती, दोष मिलावट घटतौली पाए जाने पर 3 दिन में बदले वापस करें, अन्यथा नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा लौटा। सबसे सुहाना दृश्य, हंसी का उत्सव। परख के पहले महीने के अंत में उत्सव रखा गया। शिवधर साहा ने काशी लौटते समय कहा, अब की बार जो केसर ली, वो मंदिर में चढ़ी तो दूध सच में सुनहरी हो उठा। और पूरी मंडी हंस दी। बीरबल ने दोनों दुकानदारों से कहा, देखा, भाषा की धार दो तरफा होती है। सही पकड़े तो सुरक्षा, गलत पकड़े तो सजा। अकबर बादशाह मुस्कराए। और ये बाजार अब सचमुच बड़ा हो गया, विश्वास में। दोनों दुकानदारों ने राज दरबार के सामने शपथ ली, हम समान शब्द का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सामान की गुणवत्ता परखा कर देंगे। भीड़ ने ताली बजाई, शहनाई की मीठी तान उठी और बड़ा चौक उस दिन पहली बार सच में खुशबुओं से भर गया। अब वो मिलावट नहीं, भरोसे की थी। सीख, मोरल 1, भाषा का लोच ईमान की रस्सी से बांधो। चालाक लोग शब्दों को मोड़कर फायदा उठाते हैं। नियम और स्पष्टता ही जनता की ढाल है। 2, सामान और समान एक नहीं। वस्तु बेचने से पहले नमूना गुणवत्ता स्पष्ट करो। यही व्यापारी और ग्राहक दोनों के हित में है। 3, परख सार्वजनिक हो तो मिलावट भागती है। खुली किताब, खुले नमूने और राजपरख जैसे मानक भरोसा लौटाते हैं। 4, दंड के साथ सुधार का अवसर भी दे। कठोरता से डर पैदा होता है, पर मौका मिलने से ईमानदारी टिकती है। 5, विश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। व्यापार का विस्तार विज्ञापन से नहीं, भरोसे से होता है। एक बार टूटे तो शब्दों की बाजी नहीं, सच की नापतौल ही उसे वापस ला सकती है। बीरबल बोले, हूं, हो सकता है हवा से मिट गए हों। रामू मुस्कराया, जहांपनाह, असली चोर की पहचान करनी हो तो गाय की आवाज सुनिए। अकबर ने पूछा, कैसे? रामू बोला, जिसके घर गाय है वहां दूध उबल रहा होगा।
और जिसकी आत्मा झूठी है उसके कानों में ये आवाज चुभेगी। अकबर बोले, ठीक है, चलो देखो। सभी लोग गांव पहुंचे। जैसे ही गाय ने अम्बा बोला, एक घर से और तेज अम्बा की आवाज आई और चोर भाग खड़ा हुआ। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर बोले, रामू, तुम तो सच में बीरबल के छोटे भाई निकले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब समझ आया, बुद्धि किताबों से नहीं खेतों से भी निकलती है। अकबर खड़े हुए और बोले, आज से ये किसान दरबार का स्थायी सदस्य रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी समझता है वो इंसान भी समझता है। रामू झुककर बोला, जहांपनाह, बीरबल जैसा बनना असंभव है, पर उसके साथ चलना ही सबसे बड़ा इनाम है। बीरबल ने कहा, जहां सच्चाई और समझदारी साथ चले वहां राज्य अमर होता है। मोरल मस्तखानी, सीख, बुद्धि किसी किताब या पद की मोहताज नहीं होती, चाहे वो दरबार में हो या खेत में। जहां समझ और सच्चाई मिल जाए वही असली ज्ञान होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रामू किसान के खेत से एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, राज्य का असली बीरबल तो अब मैं हूं। अकबर ने वो चिट्ठी पढ़ी और कहा, अब शुरू होगी बीरबल और किसान की बुद्धि की जंग। बीरबल और किसान की बुद्धि की जंग, जब सच्चाई ने चतुराई को चुनौती दी। पिछले भाग से जुड़ी आखिरी और सबसे मजेदार कड़ी। फतेहपुर सीकरी में उस दिन सुबह से ही अजीब हलचल थी। शाही चौकीदारों ने रिपोर्ट दी, जहांपनाह, किसान रामू के खेत से एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली है। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी। उस पर लिखा था, अब राज्य में असली बीरबल मैं हूं। आने वाले शुक्रवार को सच्चे बीरबल की परीक्षा होगी। अकबर मुस्कराए, वाह, लगता है मेरे दरबार में अब 2 बीरबल हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, अगर परीक्षा है तो बीरबल भी पीछे नहीं हटेगा। दरबारियों में फुसफुसाहट मच गई। अब असली और नकली बीरबल का खेल शुरू होगा। शुक्रवार की सुबह दरबार में दोनों आमने सामने थे। बीरबल अपने राजसी वस्त्रों में और रामू किसान अपनी सादी धोती कुर्ते में। अकबर ने कहा, दोनों बीरबल तैयार रहो। पहला सवाल यही है, अगर बादशाह गलती से किसी निर्दोष को सजा दे दे तो दरबार क्या करे? रामू बोला, जहांपनाह, दरबार को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे राजा नाखुश हो जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और दरबार को इतना समझदार भी होना चाहिए कि राजा गलती करे ही नहीं। अकबर ने ठाका लगाया। एक ने दिल जीता, दूसरे ने दिमाग। अकबर ने दोनों के सामने एक थाली रखी, जिसमें रेत, चावल और सोने के छोटे कण मिले हुए थे। जिसने इन तीनों को बिना पानी, बिना छलनी अलग कर दिया, वही असली बीरबल कहलाएगा। रामू ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और थाली को हवा में उछालकर धीरे धीरे गिरने दिया। रेत उड़ गई, चावल गिरे और सोना नीचे टिक गया। दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, वाह रामू, ये तो अद्भुत बुद्धि है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही कारण है कि मैंने इसे चुना था। ये मेरा प्रतिबिंब नहीं, मेरा विस्तार है। अब अकबर ने एक नया प्रश्न रखा। मेरे पास 2 बैग हैं, एक में हीरे हैं और दूसरे में मिट्टी। तुम्हें एक एक चुनना है, लेकिन देख नहीं सकते। रामू ने हाथ बढ़ाकर पहले बैग को छुआ, फिर कहा, जहांपनाह, मैं दूसरा बैग लूंगा। अकबर बोले, क्यों? रामू बोला, क्योंकि पहले बैग पर आपकी निगाह ज्यादा थी। वहां इंसानों का लालच छुपा होता है। बीरबल ने तालियां बजाई। जहांपनाह, इसे किसान मत समझिए, ये तो लालच पहचानने वाला बीरबल है। अकबर बोले, खोलो बैग। रामू के बैग में हीरे थे। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, रामू, तुम तो हर बार जीत जाते हो। अब बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, अब मेरी बारी। मैं पूछता हूं रामू से एक सवाल। अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने कहा, रामू, अगर राजा किसी से झूठ बुलवाना चाहे तो सच्चा आदमी क्या करेगा?
रामू थोड़ा सोचकर बोला, वो चुप रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर चुप रहना भी झूठ हो? रामू ठिठका। कुछ देर तक मौन छाया रहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही फर्क है सच्चाई और बुद्धि में। सच्चाई बोलना जानती है, लेकिन बुद्धि वक्त चुनती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। रामू ने झुककर कहा, मैं हार गया बीरबल। आज समझ आया कि सच्चाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है बोलने की समझ। अकबर ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। राज्य को ऐसे दो रत्न मिले हैं, एक जो सच कहे और एक जो सही वक्त पर कहे। अकबर ने घोषणा की, आज से रामू किसान को लोग बीरबल का खिताब दिया जाता है, जनता के सलाहकार के रूप में, और असली बीरबल रहेगा दरबार बीरबल। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दोनों मिलकर राज्य को और भी समझदार बनाएंगे, क्योंकि खेतों से आई सादगी और दरबार की समझ साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। रामू मुस्कुराकर बोला, हुजूर, मैं तो बस यही कहूंगा, अगर खेत में बीज सही बोया जाए तो फल मीठा ही होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो आज से बीरबल और किसान दोनों मिलकर मेरे दिमाग और दिल का हिस्सा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल मस्तखानी, सीख, बुद्धि और सच्चाई दोनों की अपनी ताकत होती है। जहां सादगी दिल जीतती है, वही समझदारी हालात बदल देती है। अगर सच्चाई में बुद्धि और बुद्धि में नम्रता जुड़ जाए तो इंसान अजेय बन जाता है।